Hello, dear students. I, Akash Mehta at Akash Bajus, welcome you all today in this session. तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम ये जानेंगे कि नीट एग्जाम की कौन सी वो 4 बेस्ट स्ट्रेटजीज होंगी जिसको फॉलो करके आप अपने स्कोर को बेस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले, जस्ट फॉर द न्यू स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग विद अस, NTA exam is there for you to win a scholarship up to 100% in Akash Baju's year-long classroom programs. और इस एग्जाम के द्वारा आप और भी बहुत सारी, जैसे कि कैश रिवॉर्ड्स बहुत सारे आपके पास जीतने के लिए, एंड देन यू हैव टू an opportunity to know your all India rank. तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल हैं विद दिस एग्जाम नेम्ड एंथे। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, एग्जाम जस्ट होने ही वाला है इन नवंबर। सो जाइए, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप स्लॉट चूज कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप जिस मोड में एग्जाम को देना चाहते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन करके इस एग्जाम को अटेम्प्ट जरूर करिएगा। एंड आकाश बायजूस आपके लिए लेके आया है एक फ्री स्मार्ट प्लेलिस्ट। अब यहाँ पे क्या है भाई, इस सोर्स में, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, there you would get to have the free NEET resources as all YouTube lectures would be provided to you. Recordings of all those YouTube lectures would be provided to you for all our NEET 2023 and 2024 students. Then annotated session PDFs would be available in this smart playlist. Other than that, daily practice questions would be made available to you. तो इस साइट का, इस वेब पेज का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सो दिस रिसोर्सेज इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल द नीट 2023 एंड 2024 स्टूडेंट्स। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देयर वुड आल्सो अ लिंक वेयर यू कैन गिव योर फीडबैक अबाउट ऑल द कंटेंट दैट इज बीइंग अपलोडेड ऑन दिस चैनल। जो भी आपकी राय है आप वहां पे दायर कर सकते हैं इस लिंक के द्वारा। इस एक फॉर्म पे आप जो भी सजेशंस देना चाहते हैं वो सजेशंस आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको ब्यूटीफुल कंटेंट्स के जो नोटिफिकेशंस हैं एकदम टाइम पे रिसीव होते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज अपने सेशन के कंटेंट की ओर, दैट इज कि वो कौन सी 4 बेस्ट स्ट्रेटजीज हैं जिनके यूज से हम अपने नीट स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो बिफोर नोइंग दैट वी शुड नो कि भाई वो 4 स्ट्रेटजीज क्यों हैं, किस चीज को कैटर करती हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं दैट वी फेस फॉर विच द सोल्यूशन इज इन दोज 4 स्ट्रेटजीज। सो कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हम फेस करते हैं जिनको हमें रेक्टिफाई करना है। वन इज द पुअर टाइम मैनेजमेंट एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द कंटेंट। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम की कमी है, हम पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे, अच्छे से तैयार नहीं हो रहा। सो दैट इज वन प्रॉब्लम दैट वी फेस। नॉर्मली ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स फेस दिस प्रॉब्लम, दैट वी हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ पुअर टाइम मैनेजमेंट एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन इटसेल्फ बिफोर द एग्जाम। फिर कुछ बच्चों को देखा गया कि दे फेस द एग्जाम फियर, सम एंग्जाइटी इज देयर कि भाई एग्जाम से डर लगता है, एग्जाम देने से ही डर लगता है। ठीक है, तो वो एंग्जाइटी को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, बिकॉज इफ यू आर नॉट इन अ काम मूड व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द एग्जाम, तो एग्जाम में जो आपकी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आ सकती थी बीइंग काम इन द एग्जाम, वो नहीं आ पाती, क्योंकि आप एक एंग्जाइटी के साथ उस एग्जाम में अपीयर होते हैं और वो आपकी उस परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं जरूर एक नेगेटिव वे में इफेक्ट करता है। देन while you are writing the exam, तो उस एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, उस पेपर को, उस टेस्ट को कैसे हम अटेम्प्ट करें ताकि हमारे वहाँ पे स्कोर्स मैक्सिमम हो सके। ये भी एक प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। और बहुत ऑफन ये देखा गया कि बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमने कंटेंट प्रिपेयर भी किया था, लेकिन जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तब हमें समझ भी आ गया था, बट इट सीम्स लाइक वी आर फॉरगेटिंग द कंटेंट। वो कंसेप्ट हमें याद, जब हम कर रहे थे उसको, जब हम कवर कर रहे थे उस पार्ट को, जब हम प्रिपेयर कर रहे थे उस पार्ट को, तब तो हमें वो कंसेप्ट याद था अच्छे से, लेकिन जब हमें टेस्ट में अप्लाई करने का टाइम आया तब हमें शायद वो कंसेप्ट एक तरह से भूल चुका था जो हमें कभी समझ में आया था जब हम प्रिपेयर कर रहे थे। सो दीज आर द ब्रॉड कैटेगरीज जो हम प्रॉब्लम्स की फेस करते हैं। अब इनके कौन से ऐसे सोल्यूशंस हैं, विच आर दोज 4 टेक्निक्स विच आर in a way solution to these problems. So first of all the problem was for the poor time management. तो भाई उसका क्या सोल्यूशन है। तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम सबके पास लिमिटेड ही होगा, ये तो बात बिल्कुल तय है। मतलब 24 आवर्स से ज़्यादा आपको एक दिन में मिलने नहीं वाले। तो एक चीज़ तो ये श्योर है कि आपको टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, यही आपके पास सबसे ज़्यादा कंस्ट्रेंट रिसोर्स यही होने वाला है। तो हर टॉपिक को कवर करने के लिए, फॉर एवरी टॉपिक डिवाइड द टाइम फॉर
ईच टॉपिक कवरेज। ऐसा नहीं है कि मतलब इनफाइनाइट सोर्स नहीं है ना टाइम हमारे पास, सारा कंटेंट जो भी एक लिमिटेड टाइम है हमें उसी में पूरा करना है। तो सारे कंटेंट में से एक टॉपिक को हमने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया एट द कॉस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स, वो अच्छी स्ट्रेटजी तो नहीं मानी जा सकती। हम अपने इंटरेस्ट के टॉपिक को खूब पढ़ते रहे और जिस टॉपिक में हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है हमने उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, तो ये तो सही नहीं स्ट्रेटजी होगी। तो हर टॉपिक को एक टाइम डिवाइड कीजिए कि मैं इतने टाइम में इस टॉपिक को कवर कर लूँगा कर लूँगी, तो उतने टाइम में ही मुझे उस टॉपिक को ख़त्म करना है ताकि मैं किसी और टॉपिक के टाइम को डिस्टर्ब ना करूँ। सो फिनिश द टॉपिक्स विद इन दैट अलॉटेड टाइम। ठीक, और ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ थ्योरी ही पढ़नी है, सिर्फ कंसेप्ट ही पढ़ने हैं और मतलब थ्योरी पढ़ ली मैंने, मेरा कंसेप्ट तैयार हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी आप टाइम अलॉट करेंगे किसी कंसेप्ट को लर्न करने का, तो उसमें उस कंसेप्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी टाइम ज़रूर अलॉट करिए। सो आवर थर्ड सॉल्यूशन in this part here is कि allot some time for difficult questions also until unless you are practicing some questions। आपका वो कंसेप्ट आपको लग रहा होगा कि समझ में आ गया, लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो पार्ट अभी तक भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का अपने टाइम टेबल में जरूर एक स्लॉट रखिएगा। सो दैट इज फॉर द टाइम मैनेजमेंट पार्ट। अब वो चीज़ कि भाई एंग्जाइटी जो है एग्जाम में, जो एग्जाम को फेस करने की जो एंग्जाइटी है उसको कैसे ओवरकम करें, कैसे हम एग्जाम में अपने आप को काम रखें, कैसे हम अपने आप को कंटेंट रखें उस एग्जाम के माहौल में। सो उसके लिए मैक्सिमम मॉक टेस्ट दीजिए। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे आपका वो जो एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट को फेस करने का वो जो एंग्जाइटी है ना एक अंदर, वो ख़त्म हो जाएगी। आप इजी माहौल में उस प्रॉपर जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो गिव मैक्सिमम मॉक टेस्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस की, बहुत सारे टेस्ट की, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें और फ्रीक्वेंट कंप्लीट रिवीजन्स करिए। अब कंप्लीट रिवीजन से हमारा क्या मतलब है, एग्जाम में एंग्जाइटी का एक ये कारण भी होता है, कई बार बच्चों को लगता है कि मेरा शायद सम ABCD सम XYZ टॉपिक वीक रह गया, कहीं उसका क्वेश्चन ना आ गया हो इस एग्जाम में, उससे भी एग्जाम से डर लगता है। तो हम ऐसा मौका क्यों दे उस XYZ टॉपिक को कि हमें उस एग्जाम से डर लगना शुरू हो जाए, ये सोच के कि शायद XYZ से क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तो उस XYZ टॉपिक को जल्दी से जल्दी रिवाइज करो। तो अपने कंप्लीट सिलेबस की रिवीजन्स करो एंड दैट टू फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी रिवाइज करना। मैक्सिमम जितनी बार आप सिलेबस को रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आप सिलेबस के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे और उतना ज़्यादा ही कंफर्ट रहेगा आपको उस सिलेबस से, उस टॉपिक से क्वेश्चंस को फेस करने का। देन व्हाट आर द अदर टेक्निक्स टू अटेम्प्ट द एग्जाम नाउ। द थर्ड फैक्टर कि भाई एग्जाम का एंग्जाइटी तो ठीक है, वो हमने देख लिया कैसे हम अपने प्रिपरेशन के टाइम पे खूब मॉक टेस्ट देंगे, बट वंस यू आर इन द एग्जाम तो वहां पे कैसे अटेम्प्ट करें कि हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें। सो व्हाइल अटेम्प्टिंग द एग्जाम सेक्शंस को टाइम एलोकेट कीजिए। ऐसा नहीं है, अब जैसे आपको पता ही आपके एग्जाम में 4 सेक्शंस होंगे, 4 सब्जेक्ट्स जिनको हम बोल सकते हैं 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जोलॉजी। तो इन 4 सेक्शंस के जो क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक सेक्शन को तो बहुत ही ज़्यादा टाइम दे दिया और बाकी सेक्शंस के लिए टाइम बचा ही नहीं। तो हर सेक्शन को टाइम अलॉट कीजिए अकॉर्डिंग टू जितना उस सेक्शन में कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं या कंसेप्ट्स के एप्लीकेशंस इन्वॉल्व हैं, उसके अकॉर्डिंग उस सेक्शन को एक प्रॉपर टाइम एलोकेट होना चाहिए और कोशिश कीजिए कि उस टाइम एलोकेटेड में वो सेक्शन कंप्लीट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर फिजिक्स इज अ कैलकुलेटिव पार्ट ऑफ योर एग्जाम, सो वहाँ पे कुछ 55 to 60 मिनट्स के बीच में आप टाइम एलोकेट कर सकते हैं कि इतने टाइम के दौरान ये सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिजिक्स के क्वेश्चन मुझे जो आते हैं मेरे कंप्लीट हो जाने चाहिए, ताकि इस टाइम के अलावा मैं बाकी के जो सेक्शंस हैं उनको भी उनका रिस्पेक्टिव टाइम एलोकेट प्रॉपरली कर सकूं, उनके क्वेश्चंस को भी मैं ड्यू डिलीजेंस ड्यू टाइम इंटरवल में कंप्लीट कर सकूं। देन वी हैव केमिस्ट्री जिसमें क्वेश्चंस में इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व शायद नहीं होती, उसमें आप 45 to 50 मिनट्स के दौरान इस सेक्शन को कंप्लीट करने का टारगेट रखिए कि 50 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे इस सेक्शन के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड टू द अदर सेक्शंस, दैट इज बॉटनी एंड जोलॉजी। अब मैं इसमें ये नहीं बोल रहा कि आपको फिजिक्स सबसे पहले करना है, इट इज जस्ट कि फिजिक्स को आपको एक प्रॉपर टाइम एलोकेट करना और उस टाइम में फिजिक्स को कंप्लीट करना। यू कैन से कि भाई मुझे पहले बॉटनी जोलॉजी करना है फिर मैं फिजिक्स करूंगा, दैट इज योर ओन चॉइस। किस ऑर्डर में आप सेक्शंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, लेकिन सेक्शन को एक प्रॉपर टाइम इंटरवल में कंप्लीट करने का टारगेट रखिए। देन यू हैव द टाइम फॉर
अदर सेक्शंस दैट इज बॉटनी एंड zoology, जो कि आपके काफ़ी मेजर सेक्शंस है अब यहाँ पे। तो कोशिश करो कि इन सेक्शंस को आप ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में इन सेक्शंस को कंप्लीट कर लो। अब 3 घंटे 20 मिनट का हमारा एग्जाम है। 1 hour you have given to physics, 1 hour around you have given to botany and zoology, अराउंड 50 मिनट्स यू हैव डेडिकेटेड टू केमिस्ट्री पोर्शन। तो बाकी का जो टाइम है वो आपको अब कंफर्टेबल एक जोन मिल गया फॉर योर OMR फिलिंग ऑल्सो। ऐसा ना हो कि आपने 3 घंटे 20 मिनट को तो आपने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया सेक्शंस में, OMR फिलिंग के लिए आपने टाइम ही नहीं रखा, तो वो भी एक एंग्जाइटी देगा आपको। गलत OMR फिलिंग होगी तो बिल्कुल ही मतलब जो भी आपने एफर्ट किया होगा दैट ऑल विल गो टू जीरो, राइट। तो टाइम रखिए लास्ट में भी ताकि OMR फिलिंग हो सके, और वापस में क्वेश्चन जो आपको लगता है कि शायद आपको लास्ट में टाइम बचेगा तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे, वो क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सको, थोड़ा टाइम वहां पे आपको कंफर्टेबली मिल जाए। तो प्रॉपर टाइम एलोकेशन में उस सेक्शन को, किसी भी रिस्पेक्टिव सेक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। देन आफ्टर दैट प्रायोरिटाइज द क्वेश्चंस, मतलब सेक्शंस को टाइम आपने एलोकेट कर दिया नो डाउट, बट एक सेक्शन में हर तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट फिजिक्स, तो फिजिक्स में आपको इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी मिलेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जिसने एग्जाम सेट किया होगा उस एजेंसी ने मतलब इजी क्वेश्चन एक जगह बिल्कुल सारे के सारे इजी क्वेश्चन एक साथ रखे होंगे, फिर मीडियम क्वेश्चन रखे होंगे, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन रखे होंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। मिक्स का फॉर्मेट होगा कि कुछ इजी क्वेश्चन फिर फॉलो करेंगे मॉडरेट को, फिर बीच में कहीं पे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी एक आधा आ जाएगा, देन सम इजी क्वेश्चन वुड बी देयर, मिक्स से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये कोशिश भी करनी है कि एग्जाम में जो इजी और मॉडरेट कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं उनको जल्दी से जल्दी पिक करके अटेम्प्ट कर लीजिए। सो इजी क्वेश्चंस हमेशा सबसे पहले टारगेट करो। अगर मेरे पास 45 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करने हैं तो उन 45 क्वेश्चंस जो मैंने कंप्लीट करने हैं उनमें से मुझे पता होना चाहिए कि ये वाले इजी क्वेश्चंस हैं, इनको तो मतलब मैंने हाथ से जाने ही नहीं देना, किसी भी कॉस्ट पे ये इजी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए मुझसे। तो इजी क्वेश्चन सबसे पहले टारगेट हो जाने चाहिए। किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को लेके बैठ जाओगे तो दिक्कत है। डिफिकल्ट क्वेश्चन ना तो खत्म होने वाला हमसे, हो सकता है कि सॉल्व ही ना हो बाय द एंड ऑफ दैट क्वेश्चन। दूसरा, ये चांसेस हो सकते हैं कि वो गलत हो जाए, गलत होगा नेगेटिव मार्किंग लेके आएगा। थर्ड, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में जो टाइम जाएगा वो बाकी के क्वेश्चंस को भी इफेक्ट करेगा। हो सकता है कि उसी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को जितना मैंने टाइम दे दिया उसी एक क्वेश्चन में मैं 2 या 3 इजी क्वेश्चन कर लेता, वेटेज तो एक जैसी है, तो हो सकता है मैं ज्यादा स्कोर इजी क्वेश्चंस करके ही कर लेता। तो इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करो और सबसे पहले ये कोशिश जरूर करो कि इजी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए, कोई भी इजी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी भी सेक्शन का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट टू फिल्टर आउट इजी क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, और इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले फिनिश कीजिए। देन आफ्टर इजी क्वेश्चंस मॉडरेट क्वेश्चंस वुड आल्सो बी देयर, उनको देन वी विल गो फॉर द मॉडरेट एंड मीडियम लेवल क्वेश्चंस कि भाई इजी क्वेश्चंस हो गए, अब मैं मॉडरेट क्वेश्चंस को देख लेता हूँ, ये मेरा टारगेट है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सबसे बाद में, सबसे आखिर में डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टाइम एलोकेट करो। द हार्ड क्वेश्चंस शुड बी डेल्ट विद एट द लेटर एंड ऑफ द एग्जाम अटेम्प्ट कि भाई अब मेरे पास, मैंने सारे इजी क्वेश्चन देख लिए, मैंने सारे मॉडरेट क्वेश्चन देख लिए, मैं जितना इजी और मॉडरेट क्वेश्चन में स्कोर कर सकता था मैंने सब कर लिया। अब जो हार्ड और डिफिकल्ट क्वेश्चन बचे हैं, नाउ माय टाइम लेफ्ट वुड बी डेडिकेटेड टू दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ये वो क्वेश्चन थे जो दूसरे क्वेश्चंस का शायद टाइम खराब कर देते। अब मैं दूसरे क्वेश्चन तो कंप्लीट पहले ही कर चुका हूँ, तो बचे डिफिकल्ट क्वेश्चन, अब इनकी बारी है। जितना यहाँ पे अब इस टाइम बचे हुए टाइम में मैं स्कोर कर सकता हूँ, दैट इज बेनिफिशियल फॉर मी। ये बात थी कि एग्जाम में हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो अभी तक हमने ये बोला कि प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ठीक है। देन एग्जाम एंग्जाइटी को कैसे कंट्रोल में रखेंगे। देन आफ्टर एग्जाम में एक बार बैठ गए तो उस एग्जाम में हम अटेम्प्ट कैसे करें एग्जाम को ताकि हम स्कोर मैक्सिमाइज कर सकें। नाउ द थिंग इज कि जो आपने सीख लिया, द लास्ट प्रॉब्लम दैट वी फेस, कि जो आपने सीख लिया उसको रिटेन कैसे करें, राइट। कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हैं, उस चीज का क्या सॉल्यूशन है। प्रॉपर नोट्स बना के रखिए। जब भी आप पढ़ रहे हैं, जब भी आप किसी बुक में से किसी कंसेप्ट को सीख रहे हैं, तो साथ साथ में नोट्स बनाते चलें। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने सपोज कुछ XYZ चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे अब समझ में आ गया, मैं इसके क्वेश्चन कर सकता हूँ। क्वेश्चन भी आपसे हो रहे होंगे उस मोमेंट पे, बिकॉज जस्ट अभी मेमोरी में आपके वो फ्रेश है। और उस XYZ चैप्टर को बुक से पढ़ने में मुझे लगे सपोज 2 hours, कि आई टुक 2 hours फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर, और उसमें से मैंने कंसेप्ट सीख लिए जो मुझे सीखने थे, क्वेश्चन भी सॉल्व होने शुरू हो गए। लेकिन होगा क्या कि अगर आपने वहां पे नोट्स नहीं फॉर्म किए उस चैप्टर के, तो
एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद अगर दोबारा आपको उस चैप्टर को सीखने की जरूरत पड़ी, दोबारा उस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत पड़ी, तो ऐसा हो सकता है कि आपको वो चैप्टर तब तक भूल चुका हो और तब आपको दोबारा उस पूरे चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा उस बुक से, एंड इट विल टेक योर 2 आवर्स अगेन। अब अगर आपने वहां पे नोट्स बना लिए होते उस चैप्टर के इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ दैट चैप्टर, तो वो जो 2 आवर्स है ना, उसकी जगह पे आपको 15 या 20 मिनट में वो नोट्स रिवाइज हो जाते, तो एक अच्छा खासा टाइम बच जाता आपके लिए, जो कि आप किसी और चीज़ के लिए भी डेडिकेट कर सकते थे, क्वेश्चंस के लिए या फॉर अदर कंसेप्ट लर्निंग। तो ये ज़रूर करें कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी टॉपिक को, आप नोट्स बनाते चलें, ठीक है। कंसेप्ट से लर्न कीजिए बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन देम, ठीक है। अपने नोट्स को अपडेटेड रखो। अपडेटेड कैसे? मल्टीपल सोर्सेज का यूज करके। सिर्फ एक सोर्स से नोट्स फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी आपकी, मल्टीपल सोर्सेज का यूज करो फॉर एनहांसिंग योर नोट्स। मतलब एक बुक से आपने नोट्स फॉर्मेशन शुरू करी तो एक मोटा मोटा सा खाका बन गया कि भाई ठीक है, ये मेरा कंसेप्ट हैं जो मुझे सीखने चाहिए इस पर्टिकुलर बुक के अकॉर्डिंग। बट वो जो नोट्स आपके एक बार बन गए, उनको और सप्लीमेंट करो और बुक्स के द्वारा भी, ताकि आपको बार बार इतनी सारी बुक्स को जा के पढ़ना ना पड़े। एक ही जो आपके समराइज नोट्स हैं वहीं से आपका रिवीजन का काम कंप्लीट हो जाए। देन अबाउट रिवाइजिंग, कि भाई बार बार रिवीजन चलती रहनी चाहिए। रिवीजन जैसे जैसे आप कर रहे हो कंसेप्ट्स की, साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए, एंड दैट टू इन अ टाइम बाउंड मैनर। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही क्वेश्चन को मैंने एक घंटा एक क्वेश्चन को लगा के बैठा हुआ हूँ, तो जितना उस क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू कैन कम टू नो कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ये, मुझे इतना टाइम एक क्वेश्चन को देना चाहिए। उस एक क्वेश्चन को टारगेट करो कि मैं इतने टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक क्वेश्चन पे बैठा रहूँगा सारा दिन, ठीक है। सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस इन अ टाइम बाउंड मैनर। अब बात आती है यहाँ पे कि भाई वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़रूरी है, लेकिन हम उसकी चीज़ को सबसे ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे होते हैं। दैट इज कीपिंग योर बॉडी एंड माइंड हेल्दी। हम अपनी ही हेल्थ को जो सबसे ज़्यादा, आई मीन द थिंग दैट शुड बी टेकन, दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेक इट फॉर श्योर, फिर टेक इट फॉर ग्रांटेड कि भाई हेल्दी तो हम रहेंगे ही परसों जब हम इस चीज़ को तैयार कर रहे होंगे। बट हमें उस चीज़ के लिए भी एक एफर्ट करना पड़ेगा टू मेंटेन आवर हेल्थ, बोथ ऑफ आवर बॉडी एज वेल एज ऑफ आवर माइंड। तो हेल्दी खाना खाइए, तला हुआ मतलब बहुत हैवी खाना ये प्लीज़ अवॉइड कीजिए कुछ टाइम के लिए, बिकॉज यहाँ पे खुद की हेल्थ मेंटेन करना खुद के ही बेनिफिट में है, और खुद के ही मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं पे जाके लिख दोगे कि सर मैं उस दिन में मार था तो मुझे मार्क्स मिल जाने चाहिए इस एग्जाम में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं होने वाला। तो हेल्थ अपनी मेंटेन करो, लाइट एक्सरसाइजेस ज़रूर करते रहो, जस्ट गो फॉर अ वॉक फॉर अ वाइल। कि भाई ऐसा नहीं कि सारा दिन बैठे रहोगे तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में ना बिल्कुल बॉडी एकदम से ना थक जाएगी आपकी एक टाइम पे आके। कंसेप्ट जो आपको रिटेन करने हैं, नए कंसेप्ट लर्निंग है, नए कंसेप्ट सीखने हैं, उसमें ये चीज़ें बाधा बननी शुरू हो जाती हैं। और प्रॉपरली अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए ताकि वो रिकूप होके एक प्रॉपर लर्निंग कर्व को फॉलो कर सके, ठीक है। सो आई वुड ending up with this session with a very beautiful quote here कि भाई the beautiful thing about the learning it that it cannot be taken away from you. It becomes an integral part, an inseparable asset of yours, an intangible, inseparable, and integral asset with yourself. So stay positive, work really hard, and do make it happen. Thank you.